नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम साइंस के छोटे छोटे क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं और आपको पता भी है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आने वाली जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे वीडियो मेंस का अभी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से, आगे रीट पात्रता का एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से, लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बाकी अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उसकी महत्ता को समझते हुए आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कौन सा विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये जहां पे नहीं आता है वहां आपको पहले अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 3 ऑप्शन तो होंगे और कोई एक ऐसा ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो कौन सा एक ऐसा विलयन है जो विद्युत का संचालन नहीं करता है, ठीक है साथियों। देखना, पहला ऑप्शन आपका NaOH, दूसरा है शर्करा, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। इनके पहले नाम लिख लेते हैं। तो ये जो NaOH है इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता भी है। और ये जो शर्करा होती है, क्या शर्करा जो होती है, इसका ये नाम लिखे हुए हैं तो इनके हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, C6H12O6। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं साथियों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे हम बोलते हैं। कहाँ काम आता है ये आपका जो आपने सुना होगा इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो इनो बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इनो कहाँ काम आता है, पेट में जब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लता जब बढ़ जाती है, तो उसको शांत करने के लिए आप बाहर से एक क्षारीय पदार्थ ग्रहण करते हैं और अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इनो जैसे फ्रूट लवण, एक फ्रूट साल्ट होता है ये इनो। ये बनाने के लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नीचे है आपका सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, साधारण नमक Na और Cl। अब साथियों एक बात सुनना आप यहाँ पे, मान लो हमें इसका आंसर पता नहीं है, तो भी हम इसका आंसर कैसे पता कर सकते हैं। हमें यहाँ पे यही चीज देखनी है। हमें कोई चीज एक बार के लिए नहीं आ रही है तो तब भी हम इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, आपको उन चीज को समझना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं एक दो बातें। जैसे NaOH है, NaOH के अंदर ये Na क्या है आपकी, Na यानी कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na, और OH आपका है हाइड्रोक्साइड। Na क्या होती है, Na एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। साथियों देखना, एक तो होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। एक होता है मेटल और एक क्या होता है, नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। धातु और अधातु के बीच में, किस किस के बीच में, धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, वो किस प्रकार का बंध बनेगा, वो आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि आपका आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है साथियों, आयनिक बंध बनेगा, ठीक है ना। और यदि हम बात करें नॉन मेटल और नॉन मेटल की, यानी कि अधातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो आपका बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आपका सह संयोजक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, सह संयोजक बंध बनेगा। देखना, यदि विद्युत का संचालन हो रहा है, किसका संचालन हो रहा है, विद्युत का संचालन किसी विलयन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब यह होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, आयंस होंगे। उनके अंदर अणु मिलकर के यौगिक बनाएंगे और वो जो यौगिक हैं, उनके जो अणु हैं, वो जब गति करेंगे तब क्या होगा, विद्युत का संचालन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तब क्या बनेगा, विद्युत का आपका क्या होगा, संचालन होगा। देखना, आयनिक बंध में तो आयन क्या कर लेंगे, गति कर लेंगे,
लेकिन यहां पे सहसंयोजक बंधों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको यह देखना है कि कहां कहां पे आपका आयनिक बंध बन रहा है। आप क्या देखेंगे साथियों कि आपका आयनिक बंध कहां कहां पे बन रहा है। तो आयनिक बंध किस किस के बीच में बनेगा, धातु और अधातु के बीच में। तो आप इनमें से वो ऑप्शन छांट लें जिनके अंदर एक तो आपका क्या है, मेटल है, और एक आपका क्या है, नॉन मेटल है। यदि आपको यह पता लग जाएगा कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। देखना साथियों, पहला ऑप्शन है NaOH। तो Na आपका क्या है, Na आपका क्या है, Na एक प्रकार की क्या है, आपकी धातु है, और OH क्या है, अधातु है। इसका मतलब इसमें तो विद्युत का संचालन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा क्या है, एक बार दूसरे को छोड़ दो क्योंकि अपना आंसर यही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्या होती है, आपकी धातु होती है, OH आपकी अधातु होती है। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लास्ट क्या है साथियों, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या होती है, आपकी धातु होती है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बता दिया है, Cl क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आपके क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब इन तीनों में तो क्या होगा, विद्युत का संचालन होगा। और ये जो शर्करा है, शर्करा के अंदर देखो कार्बन क्या होता है, आपका अधातु होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, आपका अधातु होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु होता है। इसका मतलब इन तीनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सहसंयोजक बंध बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका शर्करा के अंदर यदि आप पानी के अंदर शर्करा मिला देते हो तो उसके अंदर आपका क्या नहीं होगा, विद्युत का संचालन नहीं होगा। और यदि आप पानी के अंदर क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत का संचालन हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, 14 होती है। क्षारीय प्रकृति का होता है, किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो आपके कठोर साबुन होते हैं, कैसे साबुन, कठोर साबुन जो होते हैं, कठोर साबुन के निर्माण में आप NaOH का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, किस किस निर्माण में करते हैं, कठोर साबुन के निर्माण में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है ना साथियों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आपको एनर्जी बतानी है। जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, तो उस समय कौन सी एनर्जी वो काम में लेंगे। चार ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ठीक है ना, ये आपके चार ऑप्शन है। आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले देखो, एग्जाम में अपने पास समय होता है, तो पहले आप प्रश्न को पूरा पढ़ें, उसके बाद आप चारों ऑप्शन को पूरा पढ़ें। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आयरन वाला एक क्वेश्चन है, चलो पहले करा देता हूं और आप वो सोच के बताना कि क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, देखना, पालक का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको। किसका पूछ रहा हूं, पालक। खाई होगी आपने। पालक में पाए जाने वाले, क्या, पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ। क्या बताना है, पालक में पाए जाने वाले आपको अम्ल का नाम बताना है। ठीक है, बताओ। देखना, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ मिलेगा क्या, आयरन। ठीक है, अब हम मार यहीं पे खा जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने आपको दे दिया, टार्टरिक एसिड। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। और चौथा ऑप्शन दे दिया, मान लो इन्हीं में से कोई नहीं। ठीक है ना, देखना हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते समय एग्जाम में यही गलती करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे आकर के यहां से क्या पढ़ेंगे, पालक पढ़ेंगे,
और पालक के नीचे क्या पढ़ेंगे, आयरन पढ़ेंगे, क्योंकि पालक के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। जबकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। तो आयरन अम्ल तो नहीं होता, एक प्रकार की क्या होती है, धातु होती है। तो पालक में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है साथियों, ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में भी पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टमाटर में भी ये पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका मिलेगा, आपको इमली के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, अंगूर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करने होते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है, चारों ऑप्शन पूरे पढ़ने होते हैं। समय होता है हमारे पास पेपर के अंदर, ऐसा नहीं है कि समय का अभाव होता है। तो जल्दबाजी के अंदर यदि एक क्वेश्चन हम गलत कर लेते हैं तो ऐसे समय का फायदा ही क्या है फिर। तो आराम से पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन पढ़े, चारों ऑप्शन पे जाकर के कि हाँ भाई अम्ल पूछ रहा है, जो चीज पूछी है ना उसको पहले आप अंडरलाइन कर लिया करें। अगर आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आयरन इसका आंसर नहीं होकर के क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑक्जेलिक एसिड होगा, ठीक है ना। चलो अपने वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं वो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देखना, इसका आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा। क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा। प्रकाश संश्लेषण की जो विक्रिया होती है उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पौधे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो आपको एक चाहिए पौधा, क्योंकि जब पौधा ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही कौन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको एक पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। क्या चाहिएगा, सबसे पहले एक आपको प्लांट, एक पौधा, एक पेड़। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, CO2। क्या चाहिए होगा साथियों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब चाहिए होगा, जब आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए होगा साथियों, जल चाहिए होगा, जो किसके माध्यम से प्रवेश करेगा, जड़ों के माध्यम से प्रवेश करेगा। किसके माध्यम से प्रवेश करेगा, जड़ों के माध्यम से। जाइलम के द्वारा ये क्या करेगा, आपका काम आएगा, यानी कि जाइलम इसको क्या करेगा, जड़ों से लेकर के ऊपर लेकर के जाएगा, ठीक है ना। तो CO2 की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी, एक पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके अलावा किसकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसके अलावा आवश्यकता पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी, सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। देखना आपके दिमाग में यदि आ रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऊष्मा तो आपको किसी से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे आप ऊष्मा के लिए आप ऊपर उसके मरकरी लगा सकते हैं, नीचे उसकी हीटर जला सकते हैं। तो हीटर जलाएंगे तो रात को जला के छोड़ दिया हीटर, तो क्या रात को पौधा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो सूर्य से उसको ऊर्जा मिलेगी उसी से वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जैसे स्थितिज ऊर्जा दे दोगे तो वो कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलो दोस्तों आगे एक दो चर्चा और कर लेते हैं। जैसे चलो मेंढक की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, मेंढक के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। मेंढक जो होता है, मेंढक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसके हृदय में कितने कोष होते हैं। तो इसके हृदय में होते हैं 3 कोष। कितने होते हैं साथियों, कितने कोष होते हैं, 3 कोष होते हैं। उनमें से आपके 2 तो क्या हो जाएंगे, आलिंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, 2 आलिंद हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा आपका, निलय हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंढक के हृदय में कितने कोष होते हैं। जबकि जो मछली आती है आपकी, मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं, तो मछली के हृदय में आपके सिर्फ और सिर्फ कितने कोष होते हैं साथियों, 2 होते हैं। उनमें से एक क्या हो जाएगा आपका, आलिंद हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, निलय हो जाएगा। देखना साथियों, जो मछली होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसा रक्त बहेगा, हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा। इम्प्योर ब्लड हमेशा सर्वाइव करता है। क्या बहेगा, मछली के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। और जबकि मेंढक जो हो, इसके अलावा सभी जीवों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। देखना मेंढक के बारे में एक दो बातें और करते हैं। मेंढक के अंदर, मेंढक बहुत ही विचित्र प्राणी है। मेंढक बहुत ज्यादा विचित्र प्राणी है, इसीलिए सारे दिन उछलता कूदता फिरता है। खुशी बहुत है इसके मन में, जिसके मन में खुशी ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा उछलता है। तो क्या हुआ कि एक बार ये जो मेंढक है वो विदेशों के अंदर, जैसे यूरोप के आसपास की बात है, खाना बन रहा था। तो मेंढक का तो आपको पता ही है, मेंढक खुशी के मारे एनी टाइम घूमता ही रहता है। खाना बन रहा था तो कूदते 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 जिस भगोने में खाना बन रहा था
उसके अंदर जा टपका। जैसे ही मेंढक उसके अंदर कूदा, पूरा फूल फाल के एकदम तैयार हो गया, खाना परोसा गया। बाहर लोग वेट कर रहे थे कि भाई खाना आएगा, अधिकारी लोग बैठे थे। ये बात है लगभग लगभग 1980 की बात है, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है ये। तो देखना वहां पे लोग बैठे थे, तो उन्होंने खाना खाया, खाने का जो टेस्ट था बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसको बावर्ची को बुलाया और पूछा कि भाई क्या इसमें क्या डाला है ऐसा कि भाई इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया। अब वो सोच रहा था कि क्या बताऊं साहब, डाला तो क्या, ये अपने आप आ रहा था, इधर से पड़ गया, क्या करूं, आप बाहर से भूखे चिल्ला रहे थे। तो बोला कि देखो खाना तो ऐसा ही चाहिए आगे, ऐसा नहीं है कि खाने के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। ये तो यार पंगा हो गया, इतने मेंढक लाए भी कहां से। तो उसने जैसे जैसे करके कुछ दिन काम चलाया, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन सच तो सामने आना ही था। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको बता दिया, अधिकारी लोग जो थे उनको बता दिया कि भाई देखो अब मेंढक जो है वो खत्म होने के कगार पे हैं, और आप मेंढकों की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा कि अरे मेंढक खिला रहा था तुम्हें? बोले हाँ साहब। तो चलो कोई बात नहीं, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। तो मेंढक की जो टांग होती है वो खाने का स्वाद बढ़ाने में काम आती है, ऐसा उन लोगों का मानना था। और उन्होंने क्या कि भाई पूछते हैं चलो विदेशों में कहीं पे, तो उन्होंने क्या अपने पास फोन कि साहब मेंढक चाहिए हमें। अपने वालों ने सोचा यार कि ये तो देखो कमाल ही हो गया, अपने यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो हैं तो कम ही, लेकिन आपके लिए व्यवस्था करके देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग लगभग 3650, कितने, 3650 मैट्रिक टन। बोले जाओ भाई मेंढक पकड़ के लाओ। तो 3650 मैट्रिक टन मेंढक क्या कर दिए भारत ने, निर्यात कर दिए। क्या कर दिए भारत ने, निर्यात कर दिए। अब मेंढकों ने सोचा यार ये तो गलत हो रहा है अपने साथ, अपनी जो प्रजाति है उसके साथ बहुत ही छेड़खानी हो रही है। तो बाकी जो मेंढक बच गए थे, जितने मेंढक पीछे रह गए थे, उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने कर दी भाई भूख हड़ताल। क्या कर दी साथियों, उन्होंने कर दी भूख हड़ताल कि भाई देखो अब हम न तो खाना खाएं न पिए। क्यों नहीं पिए, क्योंकि भाई हमारे प्रजाति के साथ देखो खिलवाड़ हो रहा है, किसी के दादा को उठा के ले गए, किसी की नानी को उठा के ले करके। तो घर से बाहर जब आते कि भाई बापू कहाँ है माँ, तो बोले बापू को तो आज ले गए। तो भाई भूख हड़ताल कर दी, बोले आज के बाद कीट पतंग नहीं खाएं, और भूख हड़ताल पे बैठ गए। भारत वालों को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, कीट पतंग आ रहे हैं घरों के अंदर। मेंढकों बोला क्यों रे मेंढको, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो साहब हमारे साथ आप गलत कर रहे हो। तो उस समय क्या हुआ कि मेंढकों की संख्या में भारी गिरावट आई। फिर क्या हुआ कि 1987 में 1 अप्रैल 1987 में, और भारत ने क्या कर दिया, मेंढकों के निर्यात पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। तब जाकर के मेंढकों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। तो याद रखने की बात बस इतनी सी है कि एक बार के लिए मेंढक की जो टांगे होती हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, किया जाता था। अब तो भारत ने क्या कर दिया, उन पर रोक लगा दी कि भाई नहीं, हम हमारे मेंढकों के बिना नहीं रह सकते, हमें मेंढक चाहिए ही चाहिए। तो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका दोहन करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक करना चाहिए। जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो आप उतनी ही लकड़ियां काम में लें जो खाना बनाने के लिए एनफ है। ऐसा नहीं कि पेड़ को काट दिया। तो अगर आप नियंत्रित दोहन करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लगाइए तो बस फोकट में पड़ा है ऐसे ही, तो वैसे अगर काम में लेते हैं ना तब दिक्कत आती है, ऐसे दिक्कत नहीं आती है। और मेंढक के बारे में एक दो विचित्र बातें हैं। मेंढक जो होता है वो श्वसन क्रिया के अंदर कौन सा अंग काम में लेता है, यानी कौन से अंग के द्वारा वो श्वसन की क्रिया करता है? तो मेंढक जो होता है जब वो पानी में होता है, कहां होता है, वो पानी में होता है। उभयचर प्राणी है मेंढक, पानी में होता है तो वो गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है, ठीक है ना। गलफड़ा बटन चालू कर दे, फिर पानी के माध्यम से श्वास श्वसन क्रिया करता है। और किसके द्वारा करता है, जब वो मिट्टी में घूम रहा होता है, बाहर घूम रहा होता है, तब वो किसके माध्यम से श्वसन करता है, तब वो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है। अब ये आप सोचोगे कि सर ये इतने अंग इसमें पाए जाते हैं क्या, तो गलफड़े और फेफड़े ये इसमें स्यूडो पाए जाते हैं, यानी कि आभासी होते हैं, ठीक है ना। आभासी गलफड़े होते हैं, आभासी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। लेकिन जब मेंढक सो रहा होता है, यानी कि शीत निंद्रा की अवस्था में होता है, एक बार के लिए क्वेश्चन आया था कि शीत निंद्रा की अवस्था में मेंढक किसके माध्यम से श्वसन क्रिया करता है, तब वह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, ठीक है। 3 बटन होते हैं, पानी में कूदेगा तो कौन सा बटन दबा देगा,
गलफड़े वाला दबा देगा, बाहर आएगा तो कौन सा बटन चालू कर देगा, ये फेफड़े वाला चालू कर देगा, और जब सोएगा तब कौन सा चालू कर देगा, त्वचा वाला चालू कर देगा। मेंढक काफी विचित्र प्राणी है साहब। तो क्या है कि ये जो मेंढक के बारे में चर्चा थी और ये छोटी सी हमने मछली का बीच में लिया था, ये पार्ट भी आपके समझ में आया होगा। ये 3650 मेट्रिक टन निर्यात किया था भारत ने और इस पे अब रोक लगा दी गई है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अवश्य पसंद आएगा। कैसा लगा, कैसी लगी आपको आज की क्लास, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो अच्छी लिखें, बुरी लगी तो बुरी लिखें, लेकिन आप लिखें कुछ ना कुछ, ताकि पता लगे कि हमारी क्या कमियां हैं, हम उनमें सुधार कर सकें। और अच्छी लग रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।